मुंगेर से मिर्जा चौकी भाया भागलपुर लगभग 5,000 करोड़ की लागत से 124 किलोमीटर लंबे 4 लेन का काम तेजी से चल रहा है। 4 पैकेज में 4 लेन का निर्माण हो रहा है, जिसमें 3 पैकेज का हिस्सा करीब 100 किलोमीटर भागलपुर जिले में है। जून 2023 तक 1 लेन रोड को पूरा कर उसे शुरू करने का लक्ष्य जिलाधिकारी ने रखा है। उन्होंने बताया कि जमीन अधिग्रहण की समस्या लगभग समाप्त हो चुकी है। 500 करोड़ की राशि मुहैया कराई गई है। जो बचे हैं वो अब मृत पंचायती या टाइटल सूट का मामला है। एनटीपीसी से फ्लैश ऐश मिलने की समस्या आ रही थी, बैठक कर इसको क्लियर कर लिया गया है। अब फ्लाई ऐश मिलने लगा है। इस साल के अंत तक तीनों पैकेज के अधिकतम हिस्से में काम पूरा हो जाएगा। जून तक लक्ष्य है कि सबौर से कहलगांव तक 1 लेन रोड बन जाएगा। आपको बता दें, मुंगेर से मिर्जा चौकी 4 लेन का निर्माण कार्य 1.5 साल पहले शुरू हुआ था। पथ परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए लगभग 5,000 करोड़ राशि मुहैया कराई थी। 2024 में इसे पूरी तरह से तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। 4 पैकेज के तहत चल रहे काम में एक पैकेज में मुंगेर सुल्तानगंज, दूसरे में सुल्तानगंज भागलपुर, तीसरे में भागलपुर से रसलपुर और चौथा रसलपुर से मिर्जा चौकी तक है। 2 कंपनी मोंटे कार्लो और एप्को मगध एक्सप्रेसवे इसका निर्माण कर रही है। 3 पैकेज में लगभग 100 किलोमीटर सड़क बननी है और आप लोग जैसा जान रहे हैं कि इसमें ज़मीन हम लोगों ने लास्ट ईयर ही उपलब्ध करा दिया था। मिशन मोड में काम करा करके सारे जिले के पदाधिकारियों को लगा करके हम लोगों ने कराया था। 500 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान है। अब जो भी भुगतान बचा हुआ है वो मैक्सिमम विवादित है, या तो टाइटल सूट है या आपस में समझौता नहीं हुआ है, मृत पंचायती का कुछ मामला है, तो वो डीएलओ एक एक करके सुनवाई करके आदेश पारित कर रहे हैं। काम तेज गति से चल रहा है। जहाँ छोटी मोटी समस्या आ रही है उसका निराकरण भी कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त एनटीपीसी से जो फ्लाई ऐश मिलना था उसमें समस्या आ रही थी, तो जो उसमें हम लोगों ने मीटिंग भी किया था एनटीपीसी में, जिसमें कि ईडी भी जो है एनटीपीसी के उपस्थित थे। तो उन्होंने एश्योर किया है पत्र के माध्यम से कि आगे आने वाले दिनों में फ्लाई ऐश की कोई कमी होने नहीं दी जाएगी और फ्लाई ऐश अभी सुचारू रूप से मिलने भी लगा है। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल के अंत तक जो ये तीनों पैकेज के मैक्सिमम पोर्शन में, मैक्सिमम स्ट्रेच में जो है ये रोड बन जाएगा। और हम लोगों का प्रयास है कि बारिश से पहले जून जुलाई तक कम से कम जो है 1 लेन रोड हम लोग सबौर से कहलगांव तक, बाईपास तो काम भी काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है, तो बाईपास से कहलगांव जो एनटीपीसी एसडाइक है वहाँ तक हम लोग 1 लेन चला दें, ताकि जो NH 80 जो जर्जर है, वैसे उसमें भी काम लगा हुआ है लेकिन उसमें तो अभी 2 साल लगेगा पूरा कंप्लीट होने में। वो भी PQC ढलाई वाला रोड जो है नाले के साथ बनेगा। भागलपुर की मिर्जानहाट निवासी प्रियंका स्कूल वैन चलाकर अपने बच्चियों को पढ़ा रही है, साथ ही साथ खुद भी पढ़ाई कर रही है। गोड्डा के अंबा निवासी प्रियंका की शादी मिर्जानहाट के किशोर शाह से 2012 में हुई थी। प्रियंका की 2 बेटी है। प्रियंका BN कॉलेज भागलपुर से ग्रेजुएट है और फिलहाल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रही है। प्रियंका पहले सुबह उठकर पढ़ाई करती है, उसके बाद अपने दोनों बच्चियों के लिए खाना बनाती है और फिर उसे तैयार कर स्कूल भेजती है, जिसके बाद वो खुद तैयार होकर स्कूल वैन में बैठती है और बच्चों को लेकर स्कूल पहुंचती है। प्रियंका के पति कई वर्षों से स्कूल वैन चला रहे हैं। विगत 4 महीनों से प्रियंका अब उसके इस काम में साथ दे रही है। प्रियंका ने आपदा को अवसर में बदला और कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के दौरान गाड़ी चलाना सीखी और उसके बाद दोनों मिलकर कमाने लगे। प्रियंका ने बताया कि घर वाले भी साथ देते हैं। 2017 में ग्रेजुएशन पूरा किया, फिर डिफेंस और रेलवे की तैयारी भी कर रहे हैं। सब काम हो जाता है। सुबह जग कर बच्चों को तैयार कर खुद फिर तैयार होकर स्कूल जाते हैं। बचे समय में पढ़ाई भी करते हैं। वाकई प्रियंका की मेहनत, उसकी सोच, उसका जज्बा काबिले तारीफ है। निश्चित रूप से समाज में यह एक मिसाल कायम कर रही है। हो जाता है, सुबह घर का काम करके फिर अपने काम के लिए निकलते हैं। उसके बाद फिर स्कूल, ज़्यादा देर ड्यूटी तो रहता नहीं, 1 घंटा ड्यूटी रहता है सुबह, 1.5 घंटा दोपहर का, तो उसमें मैनेज हो जाता है। बाहर करने के बाद फिर घर का ड्यूटी हो जाता है। बच्चे लोग को स्कूल भेज देते हैं, उसके बाद फिर हम अपना स्कूल निकल जाते हैं। उसके बाद फिर आने के बाद घर का काम, फिर उसके बाद स्कूल जाते हैं। उसके बाद बच्चा लोग घर आ जाता है। उसके बाद शाम में अपना घर का काम हो जाता है। हाँ, पहले दिक्कत हुआ था, शुरू में तो हर काम में सबको दिक्कत होता है, लेकिन अब कैसे गाड़ी चलाना सीखे? मेरे हस्बैंड सिखाए। लॉकडाउन में जब देखे कुछ नहीं हो रहा है तो सोचे कि घर में है ही गाड़ी, रखा हुआ था गाड़ी, क्योंकि ड्राइवर को रखने के बाद ड्राइवर है कि अपने हिसाब से काम करता है, तो हम गाड़ी रख दिए थे। तो हम देखे कि जब है ही मेरे घर में सुविधा तो हम ही क्यों न चलाएं। आप हाँ। बच्चे को छोड़ रही है स्कूल पहुंचा? हाँ, बच्चे को छोड़ रहे हैं। परेशानी भी होती है? थोड़ा सा अजीब लगा, परेशानी हुआ, लेकिन अब सब ठीक है। पढ़ाई भी करती हैं? हाँ, अभी तो तैयारी चालू हुई है, मतलब बंद नहीं किए हैं,
किस क्लास तक अभी पढ़ाई हो चुकी है? मेरी ग्रेजुएशन हो गई है। ग्रेजुएशन किस कॉलेज से? लाइब्रेरियन सारा कुछ हो गया है। किस कॉलेज से? BN कॉलेज से, तिलकामांझी यूनिवर्सिटी। बिहार के गालीबाज IAS अधिकारी के पाठक का गाली गलौज करते वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें IAS अधिकारी एक मीटिंग में डिप्टी कलेक्टर की क्लास लगाने की तैयारी करने की बात कर रहे हैं। वहीं लगातार अमर्यादित शब्दों का प्रयोग भी किया जा रहा है। साथ ही बिहारियों को लेकर भी अमर्यादित टिप्पणी किए जाने पर कांग्रेस विधानमंडल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि किसी भी IAS अधिकारी को गाली गलौज करने का अधिकार लोकतंत्र ने नहीं दिया है। वो जिन्हें भी गाली दिए हैं उनसे IAS को माफी मांगनी चाहिए। यहाँ का लोग आदमी ऐसा, चेन्नई में आदमी साला बाएं से चलता है, यहाँ देखे हो किसी को बाएं से चलते? लाल लाइट पे हॉर्न बजाते देखे हो चेन्नई में किसी को? यहाँ साला ट्रैफिक में खड़ा होकर पे 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 हॉर्न बजाएगा, देखे नहीं हो क्या तुम लोग? बेली रोड पे साला लाल लाइट भी है, पे पे भी करेगा। तो साला यहाँ का आदमी आदमी है। भैया डिप्टी कलेक्टर साले का ये हाल है। अब मैं सालों की मैं अरे जरा 2-4 लोग लिख के दो कागज पे, साला डिप्टी कलेक्टर पे इनकी ऐसी तैसी कल जरा भेजो उसको मेरे को, मैं उसका भाषा का बैठ में जाता हूँ और इसको 13 तारीख को हम लोग और डिस्कस करेंगे। वीडियो को देखा नहीं है जो आप पूछ रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी IAS पदाधिकारी गाली गल्लम करता है, IAS पदाधिकारी किसी को भी गाली गल्लम करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है लोकतंत्र में। आपको जो बात करनी है तरीके से बात कीजिए। मैंने देखा नहीं, अगर वो कर रहे हैं बिल्कुल वो गलत कर रहे हैं और उनपे अगर ये गाली दिए हैं उनको माफी मांगना चाहिए जिनको भी गाली होती है। देर शाम भागलपुर के एक निजी होटल में लक्ष्य दी एम संस्था के द्वारा दिल्ली के संसद भवन में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्रियों के सामने अपना विचार रखने वाली देश की सबसे कम उम्र की प्रतिभागी भागलपुर की बेटी अपूर्वा सिंह को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर सलाउद्दीन हसन, डॉक्टर राजीव कांत मिश्र, डॉक्टर वीना यादव, नरेश चंद्र मिश्र, अशोक भिवानीवाल, डॉक्टर प्रीति शेखर एवं विभिन्न संस्थाओं के द्वारा अपूर्वा का जोरदार स्वागत किया गया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिया गोस्वामी, पार्षद अश्विनी जोशी मोंटी, सुधीर भगत, चंदना चौधरी, मनीष दास, टिंकू यादव, दीपक शर्मा, मनोज बुधिया, रवि चिरानिया, मनीष मिश्रा, सूरज शर्मा, विकास सिंह सहित बड़ी संख्या में सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के लोग मौजूद थे। इस दौरान अपूर्वा सिंह ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में दिए गए अपने विचार को सभी लोगों के सामने रखा। यहाँ आपको बता दें कि अपूर्वा के भाषण के मुरीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो गए थे। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल मंगा है। वो देश जो पराये नागरिक की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कह के बुलाता है। जी हाँ, यही पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सम दुख सुखम धीरम सा अमृत तत्वाय कल्पते, अर्थात सुख दुख आराम और चुनौतियों के बीच भी जो अटल अडिग और सम रहता है वही अमृत को प्राप्त करता है, अमृत को प्राप्त करता है। ऐसे ही अमृत को प्राप्त करने वाले महानायक और वीर योद्धा का नाम है सुभाष चंद्र बोस। अमृतकाल के इस युग में सुभाष चंद्र बोस की जीवनी हम सभी का अमृत प्राप्त करने में प्रेरणा स्रोत है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आजाद भारत के 75 साल हम इस अमृत काल के रूप में मना रहे हैं। नेताजी कहा करते थे कि भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध नहीं बल्कि वैश्विक साम्राज्यवाद के भी विरुद्ध है। धीरे धीरे ये बात उनकी सही सिद्ध हुई। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ वैसे ही दूसरे देशों में भी स्वतंत्रता की आवाजें बुलंद हुई और बहुत ही कम समय में साम्राज्यवाद का दायरा भी सिमट गया। भारत की आजादी के लिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जैसे नारों से देश के लाखों क्रांतिकारियों के दिलों की धड़कन बने नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए 1920 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा पास की, परंतु भारत में चल रहे अनेक आंदोलनों के कारण उन्होंने 1921 ईस्वी में अपने पद से इस्तीफा दिया और भारत वापस आ गए। सन 1943 ईस्वी में उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की
और उन्होंने कहा था कि हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, हमारी राह चाहे कितनी भी भयानक और पथरीली क्यों ना हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, किंतु उसका आना अनिवार्य है, उसका आना अनिवार्य है। भागलपुर के गुमटी नंबर 3 रेलवे मैदान इसाकचक थाना के पास फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला में लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। गौरतलब है कि फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला लता आदित्य इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से प्रारंभ किया गया है। यह 10 मार्च तक चलेगा। इस मेले में हर तरह की चीजें हैं। डिज्नीलैंड के ऑनर अनुज कुमार, मनीष कुमार, सत्यम, आदित्य और वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार झा ने बताया कि यहाँ कई राज्यों के लोग दुकानें लगाए हैं। साथ ही कई तरह के आकर्षक झूले लगाए गए हैं। कहीं चाय कॉफी की दुकानें तो कहीं मिनी मार्केट सजाए गए हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि लोगों के मनोरंजन के लिए डिज्नीलैंड मेला में अनेक प्रकार के झूले, रसियन टावर, ब्रेक डांस, वाटर बोट, मिकी माउस के अलावे खाने पीने के अनेक प्रकार की दुकानों के साथ ज्वेलरी की दुकानें भी हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन से 63 दिन की अनुमति मिली है। डिज्नीलैंड मेला का समय अवधि 2 बजे दिन से 10 बजे रात्रि तक का है। राजेश कुमार ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन की ओर से आगे समय बढ़ाया जाता है तो यह मेला और आगे तक चलेगा। मेला कब से कब तक? ये मेला हमारा 10 मार्च तक के लिए चलेगा। क्या है शहर के लोगों आगे यदि बिहार सरकार की गाइडलाइन और सेंट्रल के द्वारा हमको यदि आगे इजाज़त मिलेगी तो और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। कोरोना के गाइडलाइन का हम लोग हर नियमों का पालन करेंगे। ये हम लोगों ने बिहार सरकार की जितनी भी गाइडलाइन है उसका समय से और सही रूप से पालन करेंगे। बाकी मेले में हर तरह की चीज़ें हैं। लोगों को आने के बाद पता चलेगा कि मेला के अंदर क्या है। एक बार हम सारे भागलपुर वासी से आग्रह करते हैं कि अपने सारे जितने भी छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सभी लोगों से प्रार्थना निवेदन है कि वो एक बार मेला में आवे, अवश्य पधारें और मेला का आनंद लें। जिला प्रशासन से कितने दिन की अनुमति मिली आपको? जिला प्रशासन से हमारा 63 दिन का अनुमति प्राप्त है, 63 डेज। नगर निगम या जी सारे लोगों से हमारी अनुमति प्राप्त है। भागलपुर के नौगछिया अनुमंडल और आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार को एशियाई जलीय पक्षी गणना की शुरुआत की गई। गणना का नेतृत्व वन संरक्षक एस सुधाकर कर रहे थे, जबकि मौके पर डीएफओ भरत चिंतापल्ली, पशु चिकित्सा पदाधिकारी संजीत कुमार, ज्ञान चंद्र ज्ञानी, डॉक्टर प्रोफेसर सुनील चौधरी, वन क्षेत्र पदाधिकारी पृथ्वीनाथ सिंह, अमन कुमार, पूनम कुमारी मौजूद थे। जानकारी दी गई कि टीम ने गोपालपुर के डिमहा, नौगछिया के कटियाधार, गोपालपुर के गंगा प्रसाद झील, खगड़िया के पसराहा में गणना किया है। जगतपुर में भी गणना किया गया है। 10 फरवरी से इस कार्य को समाप्त कर लेना है। पदाधिकारियों ने बताया कि उक्त गणना से पक्षियों की सही संख्या के बारे में पता चलेगा। जानकारी दी गई है कि इस कार्य के बाद गांगे डॉल्फिन की भी गणना की जाएगी। मजबूरी ऐसी कि परिवार का भरण पोषण करना है और चाहत ऐसी कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना है। मन में ऐसी भावना लेकर उत्तर प्रदेश के सीतापुर निवासी बीरू देश के अलग अलग हिस्सों में घूमकर वास्तु शास्त्र के हिसाब से लाभदायक पौधा बेचते हैं। साथ ही लोगों को इससे होने वाले फायदे के विषय में भी बताते हैं। बीरू इन दिनों भागलपुर में है और हाथ में ट्रे के सहारे पौधे रखकर घूम घूम कर इसे बेच रहे हैं। इस दौरान बीरू ने बताया कि वह शहर शहर घूमकर इंडोर प्लांट बेचता है और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हुए अपने पूरे परिवार का भरण पोषण भी करता है। नाम बीरू। कहाँ के रहने वाले हैं? जिला सीतापुर। इस तरह से पौधा क्यों बेच रहे हैं? ये सर ये वास्तु शास्त्र के लिए घर में शुभ माना जाता है, अच्छा होता है इतना। पर्यावरण के पर्यावरण के लिए अच्छा चीज़ होता है। खुशहाली हर चीज़ आती है इसमें। कहाँ से? ये थाईलैंड का प्लांट होता है। और आप कहाँ के? हम जिला सीतापुर। कहाँ कहाँ पौधा बेचे हैं अभी तक? हम तो हर क्षेत्र में लगा के राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर हर कहीं जाते रहते हैं। दर्द क्या सर, जब काम यही हमारा 10-12 साल से, तो हमें कौन सा दिक्कत है? रोज करना यही काम है। सही हो पाती है? हाँ तो कमाई तो सर होता है, थोड़ा घना ये कि 200-400 रुपये बच जाता है। पौधे बेच के ही परिवार का अपना हर चीज़ करते हैं। तो दिक्कत नहीं होती है? कोई दिक्कत नहीं। कहाँ कहाँ अब तक पौधे बेच चुके हैं? हम तो यहाँ भागलपुर में तो आज 5-6-7 दिन हुआ बेचने के लिए। बाकी तो हर जिला, हर क्षेत्र में जाते रहते हैं। ये छोटा वाला बेम्बू लकी प्लांट होता है, बड़ा वाला लोटस बेम्बू होता है और इससे बड़ा स्पाइलर बेम्बू होता है। कितने हर घर में लेते रहते हैं इसी बात।
जिसे जानकारी नहीं वो नहीं लेता है सर। कितने की कमाई हो जाती है रोजाना? 400-500 रुपये तो बच ही जाता है खाना छोड़ के सब चीज़। भागलपुर के नाथनगर में बीती देर रात नाथनगर थाना क्षेत्र के कलबलिया पुल के समीप मथुरापुर रोड में अज्ञात चोरों ने आभूषण दुकान का ताला काटकर 50,000 नकदी व सोने चांदी के बने कई आभूषण की चोरी कर ली। इस बाबत आभूषण दुकानदार मिर्जान हाट निवासी सूरज कुमार ने थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। सूरज ने दिए आवेदन में लिखा है कि बीते बुधवार की रात्रि करीब 8:30 बजे हम अपना दुकान बंद कर अपना घर मिर्जान चले गए थे। गुरुवार की अहले सुबह मकान मालिक ने फोन करके सूचना दिया कि तुम्हारे दुकान में चोरी हुई है। चोर ने शटर में लगे ताला को काट कर घटना को अंजाम दिया है। मैं आनन फानन में दुकान पर पहुंचा तो देखा कि शटर में लगे चारों ताला को चोर ने काट दिया है और काउंटर में रखे 50,000 नकदी व सोने चांदी के बने निर्मित व अर्धनिर्मित कई जेवरात गायब है। घटना के बाद दुकान पर पहुंचे दुकानदार ने जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो उसमें 2 चोर घटना को अंजाम देकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने आज इंडियन केमिकल सोसाइटी भागलपुर केमिस्ट्री विभाग के द्वारा केमिकल व केमिस्ट्री से संबंधित 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। यह सेमिनार 3 फरवरी एवं 4 फरवरी को आयोजित हो रहा है। आज सेमिनार का पहला दिन था। यह सेमिनार विशेष लेक्चर के साथ प्रारंभ हुआ। सेमिनार में विशेष लेक्चर के लिए डॉक्टर DC मुखर्जी और सुदीप दास उपस्थित हुए। वहीं चेकोस्लोवाकिया से गौरव कुमार भी छात्रों को संबोधित करेंगे। जर्मनी और जापान के प्रोफेसर तुक्सु का ऑनलाइन वर्चुअल लेक्चर भी होना है। साथ ही पटना से सुजय कुमार सावंत, शांति निकेतन से प्रोफेसरों ने चौधरी, पुणे से समर राय के अलावे कई विशेष प्रवक्ता भागलपुर केमिस्ट्री विभाग के इस सेमिनार में पहुंच चुके हैं। गौरतलब है कि केमिस्ट्री विभाग की केमिकल सोसाइटी का शताब्दी समारोह है। यह कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केमिस्ट्री से छात्रों को लगाव कैसे बढ़े एवं दुनिया में नई चीजों का क्या आविष्कार हुआ है यह जान सके। यह जानकारी केमिस्ट्री विभाग के इंडियन केमिकल सोसाइटी के चेयरपर्सन अशोक कुमार झा ने दी। आज सेमिनार के पहले दिन हमारे यहाँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स होने वाले हैं। इस लेक्चर में मुख्य रूप से प्रोफेसर DC मुखर्जी, प्रोफेसर सुदीप कुमार दास लेक्चर देंगे और चेकोस्लोवाकिया से आए हुए हैं डॉक्टर गौरव, उनका भी व्याख्यान होगा। और ये जर्मनी और जापान के प्रोफेसर अकित्सु का ऑनलाइन वर्चुअल लेक्चर आज यहाँ होगा। साथ ही साथ IT पटना से आए हुए डॉक्टर सुजय कुमार सामंत का लेक्चर होगा। शांति निकेतन यूनिवर्सिटी से आए हुए प्रोफेसर प्राणेश चौधरी और प्रोफेसर भावतोष मंडल जी का लेक्चर होगा। और DBT पुणे से आए हुए प्रोफेसर समर राय चौधरी का बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान है ग्रीन हाइड्रोजन और जो है सस्टेनेबल केमिस्ट्री पर आज ये व्याख्यान होने वाला है। उद्देश्य क्या है सर? तो इस सेमिनार का उद्देश्य है, ये हमारे इंडियन केमिकल सोसाइटी का ये सेंटेनरी ईयर है, शताब्दी समारोह है। और इस शताब्दी समारोह में हम जो है इस तरह का आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे छात्र, हमारे शिक्षक शोध के प्रति उनका लगाव हो और अति नए शोध के लिए वो ये उत्प्रेरित हों और दुनिया में क्या नया शोध हो रहा है उस शोध से वो अवगत हों, उनकी जानकारी इसे मिल सके। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में ज़रूर संपर्क करें।